हेलो 11th, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को एक और नाम से भी बोला जाता है, वो है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, और एक और नाम से बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है डियर, डायग्राम बनेगा तो आपको अच्छी कमांड आएगी, टॉपिक और अच्छा समझ आएगा। ये मेरा सप्लाई कर्व आ गया, ये ओरिजिन हो गया। ओपी प्राइस पे ओक्यू सप्लाई है। ठीक है डियर, फिर प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। अब मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ सारी बातों की। ओपी प्राइस था, ओक्यू सप्लाई थी। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। ठीक है ना डियर, ये मेरा सप्लाई कर्व है। यहाँ एस लिख देता हूँ। इस एक्सिस में नीचे क्वांटिटी सप्लाई लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। एक्स एक्सिस है मेरा ये, हर चीज़ आराम आराम से लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ प्राइस देखो बेटा, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ का कम होना। तो मैंने हेडिंग लिखी है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब मैं सप्लाई कर्व पे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लो, तो ये मेरी सप्लाई एक्सपैंड हो रही है। सप्लाई जो है मेरी वो OQ से OQ1 हो रही है। बात समझ आए? जब मैं सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ चल रहा हूँ तो मेरी सप्लाई एक्सपैंड हो रही है। तो जो ये ऊपर वाली मूवमेंट है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अब सवाल आता है, ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्यों हुआ है? ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट का ओन प्राइस बढ़ गया है। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जब भी ओन प्राइस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है। ओन प्राइस बढ़ गया है, सपोज करो पहले प्राइस 10 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 थी, अब प्राइस 12 हो गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 की 7 ही है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है। बात समझ लो, जब सप्लाई कर्व बनता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, अगर जब मैं इस कर्व में नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मेरी सप्लाई कम हो रही है। मेरी सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। और सप्लाई OQ से OQ2 हो रही है जब मैं सप्लाई कर्व में नीचे की तरफ आ रहा हूं। तो नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओन प्राइस क्या हो रहा है हमारा? फॉल हो रहा है। बात समझ आ गई? से प्राइस 10 था, COP थी हमारी 7, तो 3 का प्रॉफिट था। अब इस बार ओन प्राइस फॉल हो गया, प्राइस हो गया 8, COP है 7, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया ना। तो भैया प्रॉफिट मार्जिन कम तो सप्लाई कम। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इसका दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्यों बोला? क्योंकि एक बार सप्लाई कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं, एक बार सप्लाई कर्व के नीचे मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज क्यों बोला गया? पहले OQ थी स्टार्टिंग में सप्लाई, है ना भैया। एक बार सप्लाई OQ1 हो गई, चेंज हो गई, एक बार सप्लाई OQ2 हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलो, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बोलो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलो, ये होता ओन प्राइस की वजह से ही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हाँ तो डियर, अब आगे की तरफ मूव करते हैं।
अगला जो टॉपिक हम कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और क्या बोलते हैं इससे, बोलते हैं राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, और इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई लिखा है, पीछे वाले केस में ध्यान से देखो लिखा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन सप्लाई। फ़र्क है दोनों बातों में, ठीक है ना डियर। अब आराम आराम से एक एक एस्पेक्ट आपको कराऊंगा, कोई जल्दीबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो होगा बिल्कुल आराम से होगा। अब हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं चेंज इन सप्लाई। शीट में जगह थोड़ी कम है, मैं आगे की तरफ चलता हूँ, शीट में एक एक केस आराम से दिखाऊंगा, ठीक है डियर। अब आपको आराम से देखना है। सबसे जो पहला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ वो है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आपको पता है इनपुट्स। पार्टीशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने एक पार्टीशन बना लिया आप लोगों के लिए यहाँ पे शीट पे। आप बस आराम से सुने और फोकस करें। इसके अंदर दो केस बनेंगे। ए केस है हमारा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट सस्ते हो गए, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए। मैं एक एक चीज़ फिर से लिखूंगा। प्राइस 10, COP 7, 3 का प्रॉफिट। प्राइस 10 का 10 ही है, COP रहेगी 4, प्रॉफिट कितने का हो गया? 6 का। तो सप्लाई बढ़ जाएगी। देखो बेटा, अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ अब आराम से देखना, पहले मैं गलत बना रहा हूँ और आप ध्यान से देखो। पहले सप्लाई तो बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। सपोज करो OP प्राइस पे हमारी OQ सप्लाई थी, अब सप्लाई तो बढ़नी है, तो इस बार जो सप्लाई बढ़ेगी ना बेटा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करके नहीं बढ़ा सकता। रीज़न सुनो ध्यान से, क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे करके सप्लाई बढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्राइस तो बढ़ रहा है ना, लेकिन आप इस केस के अंदर देखो जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये वाला डायग्राम इस बार नहीं बना सकते। ये सप्लाई का हम ऐसे नहीं बना सकते, इस बारी गलत हो जाएगा डायग्राम। बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? ऐसे नहीं बना के दिखा सकते। इस केस के अंदर ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप खुद देखो बेटा, इस डायग्राम के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से अगर देखो तो प्राइस बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल में देखो प्राइस तो कांस्टेंट है। तो ये वाला डायग्राम गलत है। सप्लाई बढ़ेगी तो सही, इस डायग्राम में भी सप्लाई बढ़ रही है, OQ से OQ1 हो रही है, मना नहीं कर रहा हूं। इस डायग्राम में भी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन ये सप्लाई बढ़ रही है जब ओन प्राइस बढ़ रहा है, OP से OP1। लेकिन शेड्यूल के अंदर देखो ओन प्राइस सेम है, तो इसलिए ये डायग्राम नहीं बनेगा इस समय। इस समय क्या डायग्राम बनेगा? अब मैं आपको देखो, मैं लॉजिक बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि भैया इस डायग्राम के अंदर तो हमें प्राइस बढ़ते नजर आ रहे हैं, तभी तो सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन शेड्यूल में प्राइस तो कांस्टेंट है, 10 का 10 ही है, तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पक्का से। अब मैं इस डायग्राम को हटा दूं जो गलत बनाया है, ठीक है। फिर क्या बनेगा वो देखते हैं। व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करेंगे देखो, सप्लाई बढ़ेगी तो सही बेटा, सप्लाई बढ़नी तो है ही। एक सप्लाई कर्व है, पैरेलल नहीं आया बेटा,
ये एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। मैं दोनों का साइज बराबर कर देता हूँ। ठीक है ना डियर, कोशिश करनी है आपको पैरेलल आए ये, क्योंकि बेटा आपके पास स्केल होगा और स्केल से पैरेलल लाना बहुत आसान है। ठीक है ना डियर, ये एक सप्लाई कर्व था एस एस, ये एक सप्लाई कर्व है एस डैश एस डैश। अब आप ध्यान से देखो, मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि चीज़ें सही समझ आए। स्टार्टिंग में ओपी प्राइस पे, स्टार्टिंग में ओपी प्राइस पे ओ क्यू सप्लाई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, सही करते हैं इसे। स्टार्टिंग में ओपी प्राइस पे ओ क्यू सप्लाई थी, ठीक है ना डियर। ओपी प्राइस पे ओ क्यू सप्लाई थी। अब प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ गया है, पहले प्रॉफिट 3 का था अब 6 का हो गया। सप्लाई तो बढ़नी है ही, सप्लाई तो बढ़नी है ही ना। अब पर ओन प्राइस नहीं बढ़ाना, ओन प्राइस नहीं बढ़ाना मतलब ओपी प्राइस पे सप्लाई बढ़ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही आगे लाइन ले जाएंगे, यूँ बात समझ आती है, और यहाँ से नीचे ले जाएंगे, जिसका मतलब ओपी प्राइस पे ही अब हमारी सप्लाई बढ़ गई है, ऐसे डायग्राम शो करा जाएगा। बात समझ आई, इसलिए इसको बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है ओन प्राइस हमारा सेम है, ओन प्राइस हमारा सेम है, ओपी का ओपी ही है प्राइस, और सप्लाई बढ़ गई है। या फिर राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, आप देखो सप्लाई कर्व जो हमारा है वो राइट की तरफ जा रहा है, ध्यान से चेक करो, है ना भैया। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलेंगे, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। अब डायग्राम आराम से देखो, ऐसा डायग्राम बनना है, ठीक है ना डियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ओपी ही है। अगर मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं तो प्राइस 10 रुपये का 10 रुपये ही है, ओन प्राइस सेम है, उसी प्राइस पे सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस तो उतने का उतना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम लोगों की सप्लाई भी बढ़ गई है। बात समझ आ गई है, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर पक्का से। अब मैं सेकंड केस बनाता हूँ, आप आराम से सेकंड केस देखें। बी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एफओपी, ठीक है ना। प्राइस 10, एफओपी 7, प्रॉफिट मार्जिन 3 का, प्राइस 10 ही है भाऊ जी, सीओपी बढ़ गई हमारी 9 हो गई, प्रॉफिट मार्जिन हो गया 1 का। अब सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अब ये वाला डायग्राम मत बनाना, मैं फिर गलत बना के दिखा रहा हूँ पहले आपको, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत बना देते हैं। ये डायग्राम मत बना देना, ये वाला, कि भैया देखो सर सप्लाई तो कम हो रही है, पहले ओपी प्राइस था, ओ क्यू सप्लाई थी, ठीक है, प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। सप्लाई बेटा कम तो आपने करके दिखा दी, पर आपने प्राइस भी तो कम कर दिया। शेड्यूल में देखो क्या प्राइस कम हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये डायग्राम नहीं बनेगा भाई, ये डायग्राम नहीं बनेगा। सप्लाई जो कम होती है आप दिखा रहे हो नीचे की तरफ, ये डायग्राम नहीं बनाना है। बात समझो मेरी बात, ये डायग्राम यहां नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो। आपको अगर ये वाला केस करना है तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। सप्लाई यहां भी कम हो रही है, मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन इस समय देखो ओन प्राइस तो कांस्टेंट है, तो कैसे कम करके दिखाएंगे सप्लाई। तो पहले इस गलत डायग्राम को हटाता हूं, ठीक है ना। अब साफ सुथरा फिर क्वाड्रेंट बनाता हूं, कैसे करके दिखाएंगे। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। पहला वाला सप्लाई का थोड़ा बाहर की तरफ बनाना, यूँ जैसे मैंने बाहर की तरफ बनाया, दूसरा वाला थोड़ा अंदर की तरफ बनाना, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, आराम आराम से करूँगा, कोई जल्दी नहीं है। पहले ओपी प्राइस पे ओ क्यू सप्लाई थी, ये सप्लाई कब था एस एस। अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो सप्लाई कम हो गई है, एस डैश, नया सप्लाई कब आ गया। हुआ क्या है, उसी प्राइस ओपी पे अब सप्लाई कम हो गई है, तो यहाँ दिखानी यूँ
समझे मेरी बात? क्योंकि प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, शेड्यूल में भी देखो प्राइस तो सेम है। बात समझ आ गई है? तो अब उसी प्राइस ओपी में सप्लाई क्या दिखानी है, कम होती हुई दिखानी है ऐसे। अब सप्लाई कम हो गई है, ठीक है मेरे बच्चों। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है इस केस में डिक्रीज इन सप्लाई हो रही है, ये बात ध्यान रखना। सप्लाई कम हो रही है, OQ से OQ1 हो रही है, ठीक है। सप्लाई कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई कर्व का क्या शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व के अंदर। ये भी ध्यान से देख लो, अपना हैंड देख लो, लेफ्ट की तरफ जा रहा है सप्लाई कर्व, ठीक है डियर। तो कहने का मतलब ये है, जब राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ओन प्राइस सेम है, या फिर जब इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है या डिक्रीज इन सप्लाई, ये वाला केस है इंक्रीज इन सप्लाई का, क्योंकि सप्लाई OQ से OQ1 हो रही है। इधर वाला केस है डिक्रीज इन सप्लाई का, ये वाला केस। क्यों? क्योंकि सप्लाई OQ से OQ1 हो रही है, ये डिक्रीज इन सप्लाई का केस है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई बोलो या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई बोलो, इनके केसेस के अंदर ओन प्राइस कांस्टेंट रहते OP। बात समझ आई? और अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ चलता हूं। जब मैं पढ़ता था ना ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इस केस के अंदर ओन प्राइस चेंज होते हैं। इन केसेस के अंदर ओन प्राइस बढ़ते हैं और ओन प्राइस घटते हैं, उसकी वजह से सप्लाई के अंदर चेंज आता है। इस वाले सिनारियो के अंदर ओन प्राइस में चेंज आता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। ध्यान से सुन लो, ओन प्राइस की वजह से जब मैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलता हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। आप चेक कर सकते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। इस वाले केस के अंदर, बात समझो मेरी बात, इस वाले केस के अंदर हमारा प्राइस बढ़ता है या घटता है पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है। लेकिन जो मैं ये वाले केसेस कर रहा हूं, इन वाले केसेस के अंदर जो कि मेरे यहां से स्टार्ट हुए हैं, इन वाले केसेस के अंदर प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है, समझ आ गया? उसकी वजह से प्रॉफिट में चेंज आता है। तो जब प्राइस सेम रहेगा तो भैया डायग्राम में तो प्राइस सेम का सेम ही रखना है ना भैया, ये सिखाया जा रहा है। डायग्राम में तो प्राइस सेम रखना पड़ेगा। और इस केस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ानी भी है। तो सेम प्राइस में सप्लाई बढ़ाने का तरीका यही था कि हमें यूं जाना पड़ा आगे, यूं। बात समझे? तो हमें सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना पड़ा। और सेम प्राइस में सप्लाई कम करने का तरीका क्या था? स्टार्टिंग में ये था, फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा पीछे की तरफ, उसी प्राइस पे हमें नीचे लाना पड़ा। ये बात ध्यान से सीखो, ये मेन है इस चैप्टर के अंदर। एक डायग्राम समझ आ गया, सारे डायग्राम समझ आ जाएंगे, ठीक है डियर? पक्का से? हाँ तो डियर अब आगे मूव करते हैं, अगला देखते हैं। अगला था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी दो केस हैं, एक अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बनेगा दूसरा, लिख देता हूं यहां पहले, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ध्यान से देखना, प्राइस रखा 10, COP रखी 7, प्रॉफिट मार्जिन 3 का, प्राइस 10 ही है, COP हमारी कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे खर्चे क्या हो गए, कम, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? ओन प्राइस हमारा सेम है, 10 का 10 ही है, खर्चे कम हो गए, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया हमारा, है ना डियर? अब डायग्राम कैसे बनाना है, अब वो देखते हैं। एक सप्लाई कर्व है, ये एक सप्लाई कर्व है। स्टार्टिंग में OP प्राइस था, OP प्राइस था, OQ सप्लाई थी। OP प्राइस था, OQ सप्लाई थी। अब प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ गया है, सप्लाई तो बढ़ानी है, ओन प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ानी है, तो प्राइस तो सेम ही रहेगा जो ये चल रहा है।
इसी प्राइस पे सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने इसको सप्लाई कर्व को शिफ्ट करा आगे, ताकि मैं यहाँ चला जाऊँ ये, और यहाँ से लाइन नीचे कर दूँ। बात समझ आ गई? तो पहले वाले सप्लाई कर्व पे एस एस लिख दूँ, दूसरे वाले पे एस डैश लिख दूँ। ठीक है डियर, अब सप्लाई बढ़ानी है ना? तो यहाँ से आगे की तरफ गए, सेम प्राइस पे ही बढ़ानी थी क्योंकि, और सप्लाई बढ़ गई हमारी सेम प्राइस पे, Q1 हो गई। ठीक है ना? इस एक्सेस में लिखना है सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई मत लिखना, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। ओन प्राइस में क्वांटिटी सप्लाई लिखती है। ठीक है ना? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी, यहाँ पे सप्लाई वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना डियर? तो देख सकते हो अब सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, सप्लाई का क्या शिफ्ट हो गया है? राइट वर्ड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है डियर? अब देखो थोड़ा थोड़ा ना आपका बेस बनना भी स्टार्ट हो गया। जब बच्चे का बेस बनना स्टार्ट होता है ना, उसको चीज़ें अच्छी समझ आती हैं। अभी आप इनको देखो, प्राइस 10, COP 7, प्रॉफिट मार्जिन 3 का, प्राइस 10, अब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट मार्जिन रह गए 1 का, सप्लाई कम होनी है। आओ जी क्वाड्रेंट बनाए पहले तो। अब सप्लाई कम होनी है, उसी प्राइस पे कम होनी है ना, सप्लाई कम होनी है उसी प्राइस पे, तो कम होनी तो कब पीछे आएगा? तो पहला सप्लाई का मैंने यहाँ बना दिया और दूसरा सप्लाई का थोड़ा इसके पीछे बना दिया। ये भी चालाकी आपको ध्यान रखनी है। पहले OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी, सीधी लाइन नहीं आई। ठीक है? पहले OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी, ये मेरा सप्लाई कर्व था SS। सप्लाई कम होएगी पर प्राइस तो सेम है, प्राइस तो OP ही रहेगा डायग्राम में। OP का मतलब यही प्राइस रहेगा, है ना? पहले सप्लाई कम थी, अब मैं यहाँ से नीचे कर दूंगा यूँ, ताकि सप्लाई आपको कम होती भी नज़र आए। ठीक है डियर? अब ये हमारी यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, और सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। मैं नाम लिखता हूं एस डैश। अब एक बात जो बहुत काम की है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, देखो जो मैंने ये वाला केस बनाया स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का, इस केस के अंदर ओन प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा। ओन प्राइस तो सेम का सेम है, ओन प्राइस तो सेम का सेम है, सप्लाई में चेंज आ रहा है। इधर सप्लाई बढ़ रही है, इधर सप्लाई घट रही है, सप्लाई में तो चेंज आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। तो इनको बोलते हैं अदर फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? अदर फैक्टर। अगर एक होता है सप्लाई में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, एक होता है सप्लाई में चेंज आ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, क्योंकि इन केसेस में तो ओन प्राइस हमारा, इन केसेस में तो ओन प्राइस हमारा कांस्टेंट है। आप पीछे जाके भी चेक करो, इन केसेस में तो हमारा ओन प्राइस कांस्टेंट है। तो जब ओन प्राइस कांस्टेंट और सप्लाई में चेंज आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। बात समझ आएगी? तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई जो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है? अब एक बात बताओ, जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो रहा है, या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, या चेंज इन सप्लाई कर्व, ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। पहले सोचो। नो सर, यहां तो ओन प्राइस चेंज हो रहा है, ये देखो ओन प्राइस बढ़ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। आओ स्टार्टिंग की क्लास में आओ, स्टार्टिंग की क्लास में चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अच्छा जी, इस वाले फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में यहां पे जो पहला केस है ओन प्राइस, यहां तो ओन प्राइस ही चेंज हो रहा है, देखो। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। ये तो ओन प्राइस की वजह से चल रहा है। बात समझ आती है? अब आगे चलो, यहां पे देखो, इन सब केसेस के अंदर यहां पे ओन प्राइस सेम है, पर सप्लाई में तो चेंज आ रहा है, देख सकते हो, सप्लाई बढ़ भी रही है, सप्लाई घट भी रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। तो यहां से हमारे क्या स्टार्ट हो गए? अगर दिमाग वाला बच्चा हो ना, उसको पता लग जानी चाहिए, यहां से हमारे अदर फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्राइस ऑफ इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ड्यू टू अदर फैक्टर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ड्यू टू अदर फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी इज अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ अदर गुड इज ऑल्सो
अदर फैक्टर। बात समझ आ रही है पक्का से? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म अदर फैक्टर। अब ये जो आज की जो क्लास स्टार्ट हुई है हमारी, वो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से। दिस इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। आप देख सकते हो डायग्राम में, देखो ना, ओन प्राइस बढ़ रहा है, ओन प्राइस घट रहा है, ओन प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, ओन प्राइस घट रहा है, सप्लाई घट रही है। तो इट इज बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। और जो ये केस चल रहे हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इन केसेस के अंदर, या राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इनके अंदर ओन प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आप देखो डायग्राम में, देखो ओन प्राइस कांस्टेंट है, ओन प्राइस कांस्टेंट है, ओन प्राइस कांस्टेंट है, ओन प्राइस कांस्टेंट है। समझे मेरी बात? आराम आराम से देखो। अब हम यहाँ तक सब कुछ कवर कर चुके हैं। अदर फैक्टर भी पता लग गया है। ओन प्राइस की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है, या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, है ना, या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, या चेंज इन सप्लाई। ठीक है डियर, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ड्यू टू व्हाट? इज ड्यू टू ओन प्राइस, एंड चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू व्हाट? अदर फैक्टर, जिनमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है डियर, पक्का से? हाँ तो डियर, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। पार्टीशन कर लेता हूँ मैं शीट का। एक केस है इसके अंदर सब्सिडीज, और बी बनेगा इसके अंदर टैक्सेस। प्राइस 10, COP 7। प्राइस तो सेम है 10 का 10, पर सब्सिडी की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, 4 रह गई। तो प्रॉफिट मार्जिन अब 6 का है और पहले था 3 का। ठीक है डियर, अब सप्लाई तो बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, सप्लाई तो बढ़नी है। तो भैया जी सप्लाई बढ़नी है, हमें पता है। एक कर्व ये बना दिया मैंने सप्लाई का, और एक कर्व ये बना दिया। पहले क्या था? पहले हमारी OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी। ठीक है डियर, मैं लिख देता हूँ। OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी। ये सप्लाई कर्व था SS, यहाँ पे हमने सप्लाई लिखा हुआ है इस एक्सिस पे, यहाँ पे हमने प्राइस लिखा हुआ है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। अब क्या हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ गया है, तो सप्लाई तो बढ़ानी ही है। तो क्या करेंगे? यहाँ से लाइन एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, और सप्लाई बढ़ा देंगे, Q1 कर देंगे, और लिख देंगे S'। सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, जो साफ नज़र आ रहा है हमें, है ना डियर? तो भैया जी सब्सिडीज़ की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई है हम लोगों की? कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। सप्लाई तो बढ़ेगी, ओन प्राइस सेम है, देख सकते हो आप, ओन प्राइस सेम है। डायग्राम में भी ओन प्राइस सेम है। पहले इसी प्राइस पे सप्लाई थी OQ, अब इसी प्राइस पे सप्लाई हो गई है OQ1। ठीक है डियर, अब टैक्सेस वाला केस ले लेते हैं। ब्लैक कलर से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सिस्टम में हमेशा सेम रखता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कभी कोई कन्फ्यूजन ना आए, उल्टा इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाए। अब आप खुद देख लो कौन कहता है ये डिमांड का उल्टा है। भाई जो लोग कहते हैं भैया, उन लोगों को बोलो प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी के करियर का कैरियर मत बनाओ। ठीक है ना? अब COP बढ़ गई और प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। कोऑर्डिनेट बनाता हूँ मैं एक डायग्राम के लिए। ठीक है डियर, आराम आराम से आप देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब इस बार सप्लाई कम होनी है, आपको पता ही है सप्लाई कम होनी है। तो पहला वाला सप्लाई का थोड़ा बाहर बनाया मैंने, दूसरा वाला थोड़ा अंदर की तरफ ले आया मैं। पहले क्या था? इनिशियली OP प्राइस पे
ओ क्यू सप्लाई थी, ओ पी प्राइस पे पहले ओ क्यू सप्लाई थी, एस एस था। अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, उसी प्राइस पे सप्लाई कम करनी है ना, उसी प्राइस पे सप्लाई कम करनी है, तो मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा लाइन, ठीक है ना डियर। उसी प्राइस पे सप्लाई कम करनी है हमें, तो मैं यहाँ से लाइन नीचे ले आया। यहाँ लिख दिया मैंने Q1 एस डैश एक्स एक्सेस। यहाँ पे सप्लाई लिखना बहुत ज़रूरी है, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। यहाँ सप्लाई लिखना बहुत ज़रूरी है, वाई एक्सेस, और यहाँ प्राइस लिखना बहुत ज़रूरी है साफ सुथरा, ठीक है डियर। यहाँ पे सप्लाई का हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो सप्लाई का हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी भी ख़त्म होता है। हाँ तो डियर अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना। पार्टीशन बना लेता हूँ। एक केस है इसके अंदर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, है ना, और एक केस है इसके अंदर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है जी। अब गुड एक्स भी बनते हैं हमारे यहाँ पे, गुड वाई भी बनते हैं हमारे यहाँ पे। इस केस में भी सेम है, गुड एक्स भी बनेंगे और गुड वाई भी बनेंगे। गुड एक्स का प्राइस 10 है, COP 7 है, गुड वाई का प्राइस भी 10 है, COP 7 है। अचानक से गुड वाई के प्राइस कम हो गए और वो हो गए 8 और COP सेम है। तो भैया पहले तो हम गुड एक्स में भी 3 रुपये कमाते थे, गुड वाई में भी 3 रुपये कमाते थे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भाई गुड वाई के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड थे अगर आपको याद हो। तो ऐसे मौके में हम गुड वाई तो नहीं बनाएंगे, अब गुड एक्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। गुड एक्स मोर प्रॉफिटेबल हो चुका है ना भैया, गुड वाई लेस प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे मौके में क्या होगा, गुड एक्स के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। गुड एक्स के ऊपर क्या होगा, ऐसे मौके में गुड एक्स की सप्लाई अब क्या हो जाएगी, गुड एक्स की सप्लाई आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। मैं ब्लैक पेन से एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ। तो ऐसे मौके में जो गुड एक्स की सप्लाई है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि गुड एक्स ही बनाना समझदारी है, वाई तो बनाना बेवकूफ़ी है। तो पहले एक सप्लाई का ये बना लिया और गुड एक्स की सप्लाई बढ़नी है तो इसको इधर कर दिया। तो भैया जी पहले तो OP प्राइस पे गुड एक्स की सप्लाई थी है, OP प्राइस पे गुड एक्स की सप्लाई थी, OX या OQ लगा लो, जो भी है, जगह थोड़ी कम है नीचे, OQ लगा लो, ठीक है डियर। मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, Q लगा लेते हैं, ये नीचे की तरफ आएगा, आपको पता है जगह की थोड़ी कमी है, ठीक है। अब हुआ क्या है, गुड एक्स बनाना पड़ रहा है क्योंकि गुड एक्स में प्रॉफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गुड वाई, तो गुड एक्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो गुड एक्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं, इसको आगे ले जाते हैं यहाँ से यूँ और यहाँ से नीचे कर देते हैं। तो यहाँ गुड एक्स की सप्लाई बढ़ गई, यहाँ नीचे Q1 लिख दिया, ठीक है ना डियर। तो ये गुड एक्स का सप्लाई कर्व बनाया हम लोगों ने, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोग यहाँ एम्फसाइज करते हैं। देखो गुड एक्स का तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता नज़र आ ही रहा है आपको, गुड एक्स का सप्लाई कर्व भाई राइटवर्ड शिफ्ट नज़र आ गया। अच्छा ये बताओ, गुड एक्स का सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, गुड एक्स की सप्लाई इंक्रीज हो गई है, गुड वाई की क्या होगी? बच्चा जल्दीबाजी है, पता क्या बोलेगा, सर गुड वाई की डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। नहीं, गुड वाई की सप्लाई डिक्रीज नहीं होएगी। देखो इंक्रीज डिक्रीज का इस्तेमाल तब करते हैं जब ओन प्राइस कांस्टेंट रहता है ना बेटा। यहां पे गुड वाई का प्राइस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, गुड वाई का प्राइस कम हो रहा है, ओन प्राइस चेंज हो गए गुड वाई के, तो गुड वाई के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ी चीज थी, ये सीख लिया तो कॉन्सेप्ट हाथ में है। गुड वाई के तो ओन प्राइस में चेंज आ गया है, बात समझे मेरी बात, पक्का।
तो गुड वाई का तो क्या नजर आ रहा है, हमें कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। अच्छा, एक सरफिरा बच्चा मुझसे कहता है सर एक बात बताओ, आप तो बोलते हैं यहाँ प्राइस सेम रहता है, आपने तो प्राइस चेंज कर दिए, देखो 10 से 8 कर दिए। मैंने कहा मेरे बच्चे गुड एक्स के लिए तो प्राइस, गुड एक्स के प्राइस तो सेम है ना, ये अदर गुड एक्स के लिए गुड वाई के प्राइस तो अदर फैक्टर ही है, गुड एक्स के प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, गुड एक्स के प्राइस तो उतने के उतने ही है, 10 के 10। बात समझे, हम इंपैक्ट तो गुड एक्स पे चेक कर रहे हैं ना। ठीक है डियर, तो ये दोनों बातें क्लियर होनी बहुत ही जरूरी थी जो मैंने बातें आपको बताई है। यहाँ प्राइस 10, COP 7, प्राइस 10, COP 7। अचानक से गुड वाई के प्राइस बढ़ गए और खर्चे सेम है, तो नाउ गुड वाई में प्रॉफिट है 5 का, पहले इसमें 3 का था, इधर भी 3 का था पहले। नाउ भैया समझदारी तो अब गुड वाई बनाना है, क्योंकि लिमिटेड लेबर है, हम तो गुड वाई पे भेजेंगे, गुड वाई इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो गुड वाई इज़ मोर प्रॉफिटेबल, तो भाई उसकी सप्लाई अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला सप्लाई का इधर बना लेता हूँ और दूसरा सप्लाई का इसके इधर बना लेते हैं, ठीक है ना डियर। तो पहले तो OP प्राइस पे रेड कलर ले लिया, ब्लैक लेना है। पहले तो OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी, ठीक है डियर, OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी, सप्लाई कर्व फॉर X है इसलिए X लिखना ज़रूरी है। अब X की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि X में पैसा नहीं है, लेस प्रॉफिटेबल है इन कंपैरिजन टू गुड वाई, तो कम कर देते हैं सप्लाई। यहाँ से नीचे की तरफ लाइन ले आए हम, Q1। अब यहाँ प्रॉपर जगह है, मैंने डायग्राम के लिए यहाँ सप्लाई लिख दो, यहाँ प्लीज़ प्राइस लिख देना साफ़ सुथरा सा, ठीक है ना। X एक्सेस Y एक्सेस हर चीज़ लिख दी है मैंने। तो भैया जो हमारा गुड एक्स है उसकी सप्लाई कम हो गई है, तो गुड वाई का क्या हुआ है, गुड एक्स की सप्लाई तो डिक्रीज हो रही है, गुड वाई की इंक्रीज मत बोल देना, गुड वाई का ओन प्राइस बढ़ रहा है, गुड वाई में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है, ठीक है ना डियर। तो एक बच्चा कहता है सर आप तो बोलते हो अदर फैक्टर की वजह से होता है, तो बेटा एक्स के प्राइस तो सेम ही है ना, वाई के प्राइस चेंज हो रहे हैं, वाई के प्राइस तो गुड एक्स के लिए अदर फैक्टर ही है, ठीक है ना डियर। हाँ तो डियर अब कुछ नोट्स में से रीडिंग हो जाए सप्लाई की, ठीक है ना। बेसिक से उठा रहे हैं नोट्स बिल्कुल, सप्लाई चैप्टर को। कहता है मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई इज एक्सप्रेस एज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सही बात है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा सप्लाई भी कम होएगी। कुछ फीचर्स है सप्लाई के बारे में। सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। जैसे कि सपोज करो एक फर्म है, ठीक है ना भैया, उस फर्म के गोडाउन के अंदर 1000 यूनिट्स पड़ी है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। 1000 यूनिट जो फर्म के गोडाउन में पड़ी है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। इसमें से फर्म ने बाहर रिलीज़ करा बेचने के लिए 300 यूनिट्स बाहर रिलीज़ कर दी बेचने के लिए, पर बिकी कितनी, इसमें से बिकी 100। तो सप्लाई है क्या इसमें से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सप्लाई है, जो हम विलिंग है मार्केट में माल देने के लिए आउट ऑफ स्टॉक, वो सप्लाई है। जो बिका वो सप्लाई नहीं है, 100 सप्लाई नहीं है, 100 तो बिका है, सप्लाई इज 300 जो हमने स्टॉक में से गुड्स को बाहर रिलीज करा है, उसे सप्लाई कहते हैं, ठीक है डियर। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ कॉमोडिटी। सही बात है, स्टॉक को सप्लाई नहीं कहा जाता। इट इंडिकेट द क्वांटिटी दैट फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जो हम मार्केट में ला रहे हैं वो सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। सही बात है, कुछ प्राइस होगा उस रेट पे इतना बेचेंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी, है ना। तो हर बार सप्लाई को प्राइस के रिस्पेक्ट में ही लिया जाएगा, क्योंकि देखो अगर 10 रुपये प्राइस है, आप 100 यूनिट्स बेचते हो, लेकिन अगर 15 रुपये प्राइस हो गया तो सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा आपका। तो सप्लाई जब भी आप बोलोगे कितने यूनिट्स की कर रहे हो, विद रेफरेंस टू प्राइस बोलोगे। सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। सही बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है।
सप्लाई इज द कॉमोडिटी विच द फर्म इज विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अ डे, वीक, मंथ, ईयर। ठीक है, अब सप्लाई की बात करें तो एक इंडिविजुअल सप्लाई है और एक मार्केट सप्लाई है। ठीक है ना, अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा। ठीक है ना, स्टॉक मतलब जो क्वांटिटी अवेलेबल है, और सप्लाई जो हमने स्टॉक में से प्रोड्यूसर बाहर विलिंग है देने के लिए, उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। सबसे पहला ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। एज अ जनरल रूल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि भैया प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है। प्लीज़ एक बात ध्यान में रखना, जब ओन प्राइस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ओन प्राइस घटता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब भी कांस्टेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है डियर, it means that as price increases the quantity supply of given commodity also rises and vice versa. It happens because at higher prices there are greater chances of making profit. क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कांस्टेंट है। फिर दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर आप लोग चाहते हो प्राइस 10 है, COP 7 है, तो 3 का प्रॉफिट है। अब यही अगर प्राइस बढ़ के 12 हो गया और COP सेम है 7 की 7, तो देयर आर चांसेस ऑफ हायर प्रॉफिट्स, तो फर्म ज़्यादा सेल करेगी। ये आ गया प्राइस ऑफ अदर गुड आ गया है पहले यहाँ पे, जिसमें फर्म गुड एक्स भी बनाती है और गुड वाई भी बनाती है ना भैया। यहाँ हमने खूब स्टडी करी है प्रॉपर तरीके से, है ना डियर, तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। एक बार इस वाले केस को ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है एज रिसोर्सेज हैव अदर यूजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर गुड। औरों के गुड पे भी सप्लाई डिपेंड करती है, नॉट ओनली इन इट्स ओन प्राइस। कहता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब ये केस देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल। मैं केस खड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। ये कौन सा वाला केस कह रहा है, गुड एक्स है, मैं गुड वाई भी बनाता हूँ 10 और COP 7, 10 COP 7, अचानक से गुड वाई का प्राइस बढ़ के 12 हो गया, COP सेम है, तो नाउ गुड वाई इज़ मोर प्रॉफिटेबल। आपको नज़र आ ही रहा है। ठीक है ना, ये बात हम प्रॉपर डीप में जाके कर चुके हैं। ठीक है ना, तो कहता है एज अ रिजल्ट फर्म शिफ्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। हम ऐसे मौके में एक्स के रिसोर्सेज वाई में भेज देंगे क्योंकि वाई बनाना मोर प्रॉफिटेबल है ना। अगला कह रहा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट पता ही है आपको, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन constitute to the cost of production of commodity. If price of all or any of these factors of production increases, मतलब अगर इनपुट महंगा हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, सेलर की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ये जो जितने भी पॉइंट है यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट है वही बातें जो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में कराई है, सारी बातें वही लिखी है, पढ़ते ही आपको समझ आएगी। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। अभी हमने पीछे इंडिविजुअल सप्लाई करा था ना, अब हम कर रहे हैं मार्केट सप्लाई। कहता है नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। देखो अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी, बनाने वाले लोग बढ़ गए, तो बट ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ट्यूशन पढ़ाने वाले मार्केट में आते रहेंगे तो ट्यूशन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पूरी मार्केट की सप्लाई बढ़ रही है। पीछे जो पढ़े हमने इंडिविजुअल के सप्लाई पढ़े। कहता है नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेस मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। अच्छा ऐसे केस में ना बच्चा कभी कभार परेशान सा दिखता है। ऐसे केस में क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये सप्लाई कर्व था, OP प्राइस पे OQ सप्लाई थी, ठीक है डियर। अब अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्राइस तो सेम है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई ना, तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और नहीं तो क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, खत्म। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई है तो भैया सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होता आपको नजर आएगा, ठीक है डियर। तो मार्केट सप्लाई के भी लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती।
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर आप प्रोड्यूसर और आपको लग रहा है कल कोई चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, कल ये चीज़ महंगी बिकेगी, तो आप आज बेचोगे या कल बेचोगे? कॉमन सेंस लगाओ। कल आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है, सपोज करो वो 10 रुपये का है, आपको लग रहा है कल ये चीज़ 12 रुपये की बिकेगी, तो आज आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? आज आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, आप उसे कम बेचना पसंद करोगे, है ना भैया। और अगर वही कोई चीज़ आज 10 रुपये की है, कल आपको पता है 8 रुपये की बिकेगी, तो आप उसको आज बेचना पसंद करोगे। बात समझ आई? कहता है इफ सेलर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, उसको लग रहा है फ्यूचर में महंगा बिकेगा, देन करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज, तो आज सप्लाई कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट उसकी एक्सपेक्टेशन है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है? उसको क्या लग रहा है कि नियर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा मिलेंगे, तो आज वो माल कम बेचेगा, होल्ड कर लेगा, उसको कल बेचने करेगा, तो आज सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपके जहन में होने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो सप्लाई का लेवल भी बढ़ जाएगा, सड़कें अच्छी तो सप्लाई भी अच्छी ही नज़र आएगी हम लोगों को। हाँ तो डियर, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई भी देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई भी देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन दो किस्म के हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन हो गया, एक मार्केट सप्लाई फंक्शन हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा घबराता है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन में पहले याद करो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, ओन प्राइस हो गया, उसके लिए PX लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अदर गुड हो गया था, याद करो जब हम गुड X गुड Y बनाते थे, है ना, 2 गुड्स बनाते थे ना, और एक के प्राइस या बढ़ जाते थे या घट जाते थे, तो उसको लिख दिया PO, प्राइस ऑफ अदर गुड, है ना भैया। अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, गोल्स, ठीक है ना। और PF को क्या लिख दिया? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। टैक्सेस को लिख दिया टैक्सेशन पॉलिसी। तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है सप्लाई फॉर X, F का मतलब है फंक्शन ऑफ, मतलब डिपेंड्स ऑन। फिर से दोबारा, सप्लाई ऑफ X, F मतलब फंक्शन ऑफ, और समझने के लिए डिपेंड्स ऑन। इन सब बातों पे सप्लाई डिपेंड करती है। फिर से दोबारा, सप्लाई फॉर X, X कोई भी चीज़ है, उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। F मतलब फंक्शन ऑफ या डिपेंड्स ऑन, इन सब बातों पे डिपेंड करती है। कोई रॉकेट साइंस कोई है? ऐसी अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें तो सप्लाई फॉर X डिपेंड करती है इंडिविजुअल सप्लाई के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। इंडिविजुअल सप्लाई के तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए इंडिविजुअल सप्लाई के, साथ में मार्केट वाले इसने ऐड कर दिए। N क्या हो गया हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ फर्म्स हो गया। N क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ फर्म्स। चेक कर लो पीछे जाके आप, ये देखो मार्केट सप्लाई का पहला पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ फर्म्स। इस नंबर ऑफ फर्म्स को भाई साहब ने क्या नाम दे दिया? N नाम दे दिया। लिख दो, आप भी लिख दो N। क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं। F को दे दिया भाई साहब ने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। समझ आ गया मेरे बच्चों पक्का से? और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को M दे दिया। तो मार्केट सप्लाई के अंदर जो इंडिविजुअल वाली बातें थी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो आई, प्लस ये मार्केट वाली भी डाल दो, क्योंकि बेटा मार्केट सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। बात समझ आई कि नहीं आई? तो भैया जो इंडिविजुअल वाले फैक्टर है वो भी मार्केट सप्लाई के अंदर आएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सारे इंडिविजुअल वाले भी तो बन के मार्केट ही बनेंगे, इसलिए वो भी मार्केट सप्लाई के अंदर ही आएंगे। इसको देख के लोग घबरा जाते हैं, है सबसे आसान चीज, ठीक है ना डियर। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आ गया सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल भी दो किस्म के, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा, एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक प्राइस पे आप देखो सप्लाई कितनी है? 5। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई। ये शेड्यूल बना दिया। एक टैबुलर स्टेटमेंट है, 1 मार्क की डेफिनेशन आती है, showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various level of prices। अलग अलग प्राइस पे वो कितनी सप्लाई करने को तैयार है। जैसे 2 प्राइस पे 10 सप्लाई करने को तैयार है, 5 प्राइस पे 25 सप्लाई करने को तैयार है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ये प्राइस हो गया, सप्लाई हो गई। अब मार्केट सप्लाई देखते हैं कितना आसान है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखते हैं, आगे जाके देखो। ये प्राइस दे रखे हैं, ये सप्लाई ऑफ ए है, ये सप्लाई ऑफ बी है। इन दोनों सप्लाई को ऐड कर दो, 5 + 10 15, 10 + 20 30।
तो ये हो गया मेरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। डेफिनेशन देखना कितनी अच्छी लिखी है। कह रहा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल टैबुलर स्टेटमेंट है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। और यहाँ पे क्या था, दैट अ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये एक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, ठीक है ना, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। और जहाँ एक से ज़्यादा सप्लाई है तो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। आई होप मार्केट सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल टिप्स पे है आपके। अब तो डियर, अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के अंदर एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और एक मार्केट सप्लाई कर्व है। डायग्राम देखो, मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर में कभी कभार ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ फोकस करके डायग्राम देखें, मैं डायग्राम सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा एक सप्लाई कर्व है, ये भी मेरा एक सप्लाई कर्व है। सपोज करो ये सप्लाई कर्व ऑफ ए है और ये सप्लाई कर्व एक बी बंदा है, उसका सप्लाई कर्व है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना जो बातें मैं लिखूंगा। क्वांटिटी सप्लाई लिख दिया, एक्स एक्सेस भी लिख दिया। मार्केट सप्लाई कर्व बनाना सिखा रहा हूँ लॉजिक से बिल्कुल, ठीक है ना डियर। यहाँ मेरा इस एक्सेस में प्राइस है। अब सपोज करो मेरा ये प्राइस चल रहा था, मेरा कुछ ये प्राइस चल रहा है मेरा। इस प्राइस में ए सप्लाई कर रहा है इतनी, कितनी कर रहा है मैं लिख के भी दिखाता हूँ। ए सप्लाई कर रहा है ए से लेके बी तक, ए की सप्लाई है। ओपी प्राइस पे ए की सप्लाई है ए से लेके बी तक, और बी की सप्लाई कितनी चेक करते हैं ओपी प्राइस पे। ओपी प्राइस पे बी की सप्लाई है ए से लेके सी तक, यस और नो। ओपी प्राइस पे ए की सप्लाई है ए बी और बी की सप्लाई है ए से लेके सी तक। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यानी मैं ए सी डिस्टेंस के आगे अगर ए बी डिस्टेंस को जोड़ दूं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यस और नो। ध्यान से सुनो, अगर मैं ए सी डिस्टेंस के आगे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, इसके आगे से ए बी डिस्टेंस को जोड़ दूं इतने को, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। सपोज करो दो भाई है, एक की हाइट इतनी है, एक की हाइट इतनी है, तो दोनों की हाइट अगर ऐड करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की हाइट लगभग इतनी आएगी ना, है ना, क्योंकि दोनों की हाइट ऐड करनी है, यस और नो, यस। तो अब मुझे अगर मार्केट सप्लाई निकालनी है, दोनों की सप्लाई ऐड करनी है, तो ए सी डिस्टेंस के आगे मुझे ए बी डिस्टेंस जोड़ना है। तो जितना ही ए बी डिस्टेंस है आप इसको स्केल से नाप लेना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना भी होगा। आप सी पॉइंट पे स्केल रख के अगर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस था ए बी, तो 4 सेंटीमीटर पे एक डॉट मार देना ऐसे। बात समझ आती है पक्का से? 110%। देख लो आराम से, पक्का। ये डॉट है मेन काम का मेरे लिए, ये डॉट। अब बात समझ आ गई। अब ऐसे ही आप दूसरी जगह प्राइस लेना कहीं, जैसे आपने यहाँ प्राइस ले लिया, इस प्राइस में ए की सप्लाई कितनी है, ए की सप्लाई है ए से लेके बी तक, सी और बी की सप्लाई है ए से लेके सी तक, बी की सप्लाई है ए से लेके सी तक। तो बी की सप्लाई के आगे हमें ए की सप्लाई जोड़ देनी है, मतलब ए सी के आगे मुझे ए बी जोड़ देना है। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा जरा चेक करते हैं। वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, आपके पास तो स्केल होगा ना। इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो सप्लाई कर्व आएगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो सप्लाई कर्व आएगा वो होगा मेरा मार्केट सप्लाई कर्व। लॉजिक क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो सप्लाई कर्व आएगा वो है मार्केट सप्लाई कर्व। पेपर में आपको ये ए बी सी डी नहीं दिखानी है। बात समझ आ गई? अब मैं सारी ए बी सी डी हटाता हूँ, बस प्लीज़ दिमाग में इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैंने कहाँ रखे ये वाले पॉइंट बेसिकली अगर फैक्ट बोलूँ तो ये इन पॉइंट को ध्यान रखना है। मैं सब हटा रहा हूँ, पेपर में ए बी सी डी नहीं दिखाना है ऐसे, ठीक है ना। ये तो मैं आपको चालाकी सिखा रहा हूँ। तो कहाँ था पॉइंट? वो एक पॉइंट यहाँ था कहीं अप्रॉक्स, और एक पॉइंट कहीं यहाँ आया था। तो इन दोनों को जोड़ के जो कर्व आएगा आपको पॉइंट मार्क करने हैं बस स्केल से अपने, वो है मेरा मार्केट सप्लाई कर्व। बात समझ आया? तो मैंने कैसे निकाला है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना ए का, ये वाला डिस्टेंस बी का, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ा है।
तो ये जो दोनों डिस्टेंस को जोड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल जोड़ा है ना, ये लाइनें हॉरिजॉन्टल पड़ी थी, ये लाइन ए की हॉरिजॉन्टल, ये लाइन बी की हॉरिजॉन्टल, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को जोड़ा है, तब मेरा मार्केट सप्लाई कब आया है ना भैया, ए प्लस बी। यहाँ लिख देना मार्केट सप्लाई कर्व, ब्लैक से लिख देते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है ना डियर, ऐसे ये काम किया जाता है। अच्छा एक और चीज़ आप देखो, जो हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर है, सही बात है, फ्लैटर है, और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्टीपर है। हमारे को साफ नज़र आ रहा है ना भैया, है ना। आप यहाँ पे एक बॉल रखो इस तरफ, अगर आपको फ्लैटर स्टीपर फिर बता दूँ एक बारी में, ये एक बॉल यहाँ रखो, एक बॉल इन पे रखो, तो ये जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व पे बॉल रखी है वो ज़ोर से नीचे आएगी, मार्केट सप्लाई वाली आराम से नीचे आएगी। तो ये पता लगता है जो मार्केट सप्लाई कर्व है हमारे वो फ्लैटर है, मार्केट सप्लाई कर्व, है ना। अब पेपर में क्वेश्चन आया था भैया मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों है, आओ उसका भी लॉजिक आपको बताता हूँ मैं। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, आप अकेले थे, आप ओपी प्राइस पे प्रोड्यूसर हो अकेले, इतनी सप्लाई करते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे दो प्रोड्यूसर हैं इस वाले डायग्राम में जो मैंने राइट साइड रखा हुआ है, आप और मैं। आप और मैं तो इस प्राइस में मिलके ज़्यादा सप्लाई करेंगे ना, हम दोनों मिलके तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। आप अकेले थे, डायग्राम का एक ए पार्ट ले लेते, एक बी पार्ट ले लेते। ए पार्ट में आप अकेले प्रोड्यूसर थे तो आपने ओपी प्राइस पे ओक्यू सप्लाई करी। बी पार्ट में हम दोनों थे, आप और मैं, तो हम दोनों ने मिलके ओपी प्राइस में ज़्यादा सप्लाई करी। अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ गया तो आप अगर अकेले हो पार्ट ए में तो आप इतनी सप्लाई बढ़ा दोगे, सीधी खींचता हूँ लाइन ज़रा, अगर आप अकेले हो तो इतनी सप्लाई बढ़ा दोगे इस प्राइस में, लेकिन हम दोनों मिलके तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, हम दोनों मिलके तो ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, है ना। प्राइस बढ़ गया, हम दोनों ने मिलके तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ाई ना, आप अकेले थे आपने इतनी बढ़ाई, मिलके तो दोनों ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे, यस और नो, यस। इसलिए मार्केट सप्लाई कर्व ज़्यादा होता है, फ्लैटर होता है। क्यों, जोड़ो इनको ज़रा कर्व को, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, तो मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है। क्यों, क्योंकि प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी दो बंदों का मिलके ज़्यादा होता है ना, इसलिए मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर आ जाता है, क्योंकि प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी दो सप्लायर का मिलके क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से ये ऐसा नज़र आता है। ठीक है डियर, अब चलते हैं नोट्स की तरफ। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल शेड्यूल, साफ नज़र आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मार्केट सप्लाई कर्व इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, नज़र आ ही रहा है। ठीक है ना, मार्केट सप्लाई कर्व इस फ्लैटर है, वो मैंने बता ही दिया है क्यों है फ्लैटर, आपको लॉजिक मैंने बता ही दिया है। ठीक है ना, हाँ तो डियर आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन में ये भी ऐड कर लो, अगर किसी में एडेड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्लीज़ आप कर लो। इट इज़ द लोकस ऑफ all the points showing various quantities of a commodity that अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है ना इंडिविजुअल के अंदर, दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल्स of
प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना भाई, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, क्योंकि जब हम प्राइस इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर आते हैं तो प्राइस बढ़ता है ना, तो अदर थिंग कांस्टेंट है ना। तो अज्यूमिंग, याद करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है ना, अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर जो सीओपी को अफेक्ट करती है, कोई भी अदर फैक्टर में चेंज नहीं आएगा। सेम यही डेफिनेशन आप मार्केट सप्लाई कर्व में भी ऐड करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है। बात समझ आ गई है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की, आप ध्यान से आराम से चेक कर लो अपने आप को, ठीक है ना। और यही अगर हमें मार्केट सप्लाई की बनानी है तो जो मैंने रेड कलर से अ प्रोड्यूसर लिखा है वहाँ ऑल द प्रोड्यूसर लिख दोगे, बाकी ये मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मेरा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व का जोन भी ख़त्म होता है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ हम मूव करते हैं। देखो लॉ ऑफ सप्लाई तो आप सबको पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है भैया प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, अदर थिंग मीन कांस्टेंट। अदर थिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, है ना भाई, सिट्रस पेरिबस, इसको बोला जाता है अदर थिंग कांस्टेंट को। अदर थिंग कांस्टेंट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहनी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिन बातों पे डिपेंड करती है, जैसे टेक्नोलॉजी, इनपुट के प्राइस, है ना, सब्सिडी, टैक्सेस, बेसिकली वो सब चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उन्हीं चीज़ों से हिलती है ना। तो वही लिखा है, ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए हम लोगों की, ठीक है ना। हाँ तो डियर, हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई भी ख़त्म कर लिया है। एक बार आप इसके पीछे वाली स्लाइड में जाओ, कुछ डायग्राम में एरर है, अगर सब किसी के में ठीक है नोट्स में तो बढ़िया है, टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप एक और प्राइस दिखा दो, यूँ कंप्लीट लगेगा डायग्राम, ठीक है ना आपका। यहाँ P2, यहाँ Q2, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, नॉर्मल सी एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एरो नीचे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एरो दिखा रहे हैं कि ऊपर की तरफ सप्लाई बढ़ रही है और नीचे की तरफ सप्लाई कम हो रही है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। क्या रीज़न है लॉ ऑफ सप्लाई की, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। आपको पता ही है क्या होता है, प्राइस अगर 10 है, COP 7 है, तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो COP तो सेम है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 3 था, अब बाद में 5 हो गया, तो एक ये रीज़न है। प्रॉफिट मोटिव कहता था बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर वाइल सप्लाइंग अ कॉमोडिटी इज़ टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स व्हेन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेज विदाउट एनी चेंज इन कॉस्ट। देखा, बोल दिया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेम की सेम ही है, 7 की 7 ही है, इट रेजेस देयर प्रॉफिट्स, तो सप्लाई बढ़ जाती है, पड़ती समझ आए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स कह रहा है, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर बढ़ जाएंगे, तो भैया बट ऑब्वियस सी बात है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइज इन प्राइस इंड्यूसेस द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर टू एंटर इनटू द मार्केट। प्राइस बढ़ चुका है, पहले 10 था, 7 COP थी, 3 का प्रॉफिट था, प्राइस अगर 12 हो गया तो भैया 5 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को देख के लोग एंटर करेंगे और फर्म्स बढ़ जाएगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी, समझे मेरी बात। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स रेजेस द मार्केट सप्लाई, बात समझ आ गई है 100%। हाउएवर एज द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, अगर प्राइस कम हो गया, मैं सेकंड केस यहाँ बनाता हूँ, 10 से 8 हो गया, COP सेम है, तो भैया अब नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएगी और सप्लाई भी कम होती नज़र आएगी आपको, ठीक है ना। अगला है चेंज इन स्टॉक। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द सेलर आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। सही बात, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो तो चाहेंगे अपने स्टॉक का सारा माल सप्लाई करा जाए। However, at relatively lower price, the producer do not release big quantities of their stock. उन्हें पता है अभी कम प्राइस मिल रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो अभी अपना ज़्यादा माल गोडाउन से रिलीज नहीं करेगा, ठीक है डियर। तो ये हमने ख़त्म करा यहाँ पे। ये एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कट चुका है सिलेबस से। अगर किसी की टीचर कराती है तो मुझे पर्सनल पे बता दो, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना डियर। अब हम आगे देखो, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, देख पा रहे हो आप,
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, ऐसे मैंने सब कुछ लिख दिया है, हर चीज़ डायग्राम आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ओन प्राइस बढ़ रहा है, देख पा रहे हो आप, ओन प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। इस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ओन प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, इस समय भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना। फिर ये बता रहा है मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ये बात आपको बता चुका हूँ। ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगर अपवर्ड मूवमेंट है सप्लाई कम में तो ये एक्सपेंशन शो कर रहा है, क्योंकि सप्लाई OQ से OQ1 हो रही है। और एक्सपेंशन क्यों होता है, ओन प्राइस की वजह से एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, ओन प्राइस बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओन प्राइस कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई। अब ये बात हो रही है किसकी, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। शिफ्ट का मतलब राइटवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी है, ठीक है ना, सारे केस हम कर चुके हैं, है ना भैया। चेंज इन सप्लाई का मतलब आपको पता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब बेसिक है आपके लिए, ये सब आपको पढ़ती है अब समझ आएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो इंक्रीज इन सप्लाई का शेड्यूल भी देखो, मैंने प्राइस सेम रखा है और सप्लाई बढ़ा दी है। डिक्रीज का देखो प्राइस सेम रखा है, सप्लाई कम कर दी है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, प्राइस सेम है, OP ही प्राइस है। अब ये क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, मैंने आपको एक एक केस इसका कराया है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे होल हार्टेडली, आराम आराम से। क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं तो कॉस्टिंग महंगी हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। आप देख सकते हो इनकी एक्सप्लेनेशन पेपर में लिखनी है, सेम इसी पैटर्न में, सेम इसी पैटर्न में इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आप लोगों ने। सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, मैंने पहले बता दिया है आपको, ठीक है डियर। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले का, ये टेक्नोलॉजी का हो गया, ये गवर्नमेंट पॉलिसी का हो गया, ठीक है ना डियर। आप देख सकते हो ये अदर गुड का केस हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे शिफ्ट के केस ख़त्म हुए हैं। इसके बाद आप लोगों का ये होमवर्क है 6 नंबर का, ये क्वेश्चन कंफर्म टीचर का फेवरेट जोन है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर आप देख सकते हो एक्सपेंशन भी आ गया और कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, और चेंज इन सप्लाई के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट भी आ गया है प्लस लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी आ गया है। भैया ये चीज़ 7 स्टार है, बिना करे नहीं जाना है, बिना करे जाना ही नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना डियर। तो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल के अंदर एक यहाँ पे एरर हो गया टाइपिंग का, मैं ठीक कर रहा हूँ, अगर किसी के नोट्स में ठीक है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ एक शेड्यूल और बनना है, प्राइस सप्लाई, प्राइस सेम है और इस बार सप्लाई कम करके दिखानी है, इस बार सप्लाई क्या करनी है, हमें कम करनी है, उसी प्राइस पे सप्लाई कम करनी है। तो 100 से कितनी कर सकते हो आप, 80 कर दो। तो इंक्रीज इन सप्लाई का शेड्यूल था, डिक्रीज इन सप्लाई का शेड्यूल नहीं था, वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे करके, ठीक है ना डियर। तो ये डिफरेंस 7 स्टार रहेगा। ऐसी एक्सपेंशन इन सप्लाई का डिफरेंस और इंक्रीज इन सप्लाई 7 स्टार डिफरेंस रहेगा, पहले बता दिया मैंने आपको। और ऐसी एक और डिफरेंस है ये कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये पढ़ते ही आप लोगों को गोली की तरह समझ आएंगे, ठीक है ना डियर। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिलहाल आज की क्लास में हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है, सप्लाई चैप्टर ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। एक एक